गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो नेक्स्ट वीडियो है यानी इस वीडियो में हम लोग स्पेशली स्वराज्य दल का गठन, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन रिपोर्ट, इन जो भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास का क्रम है, इसमें इस 3 पॉइंट पे डिस्कशन किया जाएगा। ओके, पिछले वीडियो में जो भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास का क्रम है, इस वीडियो में हमने भारत में जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, उस पर डिटेल्स में वीडियो डाले थे, उसको आप लोग देखिएगा। वह 1 घंटे 24 मिनट का है, 1 आवर्स 24 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद जब हम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे तो इसके बीच में 1920 से लेके और 1935 के बीच में जो भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम में जो एक्टिविटीज़ रही, गतिविधियाँ रहीं, इस दौरान आपने देखा कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी छिड़ा और फिर 1930 के आसपास दांडी मार्च हो गया, फिर सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो काफ़ी ये उठा पटक भरी परिस्थितियाँ रहीं। तो इसी बीच जो 1922 है, यानी कि 1922 के आसपास जब आपने देखा कि 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है, जब स्टार्ट किया ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी का ऑल इंडिया लेवल यानी पूरे भारतीय स्तर पे सबसे व्यापक आंदोलन था, ठीक है। और इसके बाद जब आंदोलन 1 साल चल गया तो उसके बाद चर्चाएं हो रही थी कि इसके बाद हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, जिसको लेके बारदोली में प्रोसेस चल रही थी, बारदोली मीटिंग में। इसी बीच क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई उत्तर यूनाइटेड प्रोविंसेस के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के चौरी चौरा में, जिसमें एक कांग्रेस के जुलूस पे कुछ पुलिस वालों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 1-2 लोग मारे गए। इसके जवाब में, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जनता ने क्या किया, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया, जिसमें 21 यानी 21 सिपाहियों की मृत्यु हुई और एक जो थानाध्यक्ष थे उनकी डेथ हो गई। जब यह बात गांधी जी को पता चली तार के माध्यम से, तो गांधी जी ने क्या किया कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसे विड्रॉ कर लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली तालुका, जो गुजरात का एक तालुका था बारदोली, वहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में गांधी जी ने कहा कि चूँकि मैंने इस आंदोलन की जो फाउंडेशन रखी थी, मैंने कहा था कि यह वायलेट नहीं होना चाहिए आंदोलन, और चूँकि इसमें वायलेशन की घटनाएं काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, जिसको लेके जो ऑल इंडिया लेवल पे प्रतिक्रिया हुई गांधी जी के खिलाफ। खास करके कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे, चाहे वो चित्तरंजन दास हो, मोतीलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने क्या किया कि बड़े पैमाने पे इनकी आलोचना की। और आलोचना के बाद उसी में से कांग्रेस का एक धड़ा, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, इन लोगों ने मिलकर स्वराज्य दल का गठन किया। नवंबर 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, ठीक है। स्वराज पार्टी का उद्देश्य ये था कि हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करके, यानी कि जो काउंसिल, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो केंद्रीय विधानसभा है या केंद्रीय जो असेंबली है, उसमें पार्टिसिपेट करके और ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनकी पोल हम खोलें, उनकी बातों को जनता के सामने रखें, ठीक है। चूँकि कांग्रेस में इस मैटर्स को लेके कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा था, जो ये नहीं चाहता था कि काउंसिलों में हम पार्टिसिपेट करें, ठीक है, काउंसिलों, लेकिन एक धड़ा चाहता था कि काउंसिलों में हम पार्टिसिपेट करें। तो इसको लेके 1924-25 के आसपास जो इलेक्शन हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और बाद में 25 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी इलेक्शन हुए, उसमें स्वराज पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने, जिसे इंडिपेंडेंट लीग कहा जाता था, उसकी भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 145 मैंने बताया था, इसमें 48 सीट तो
25 में स्वराज पार्टी जीती थी और 28 सीट के आसपास आपका इंडिपेंडेंट लीग जीत के गई थी। तो स्वराज पार्टी इंडिपेंडेंट लीग गठबंधन करके और ब्रिटिश सरकार की जो बिल होते थे, जो वैसे बिल जो भारतीयों के खिलाफ होते थे, उसको क्या करते थे, सदन में गिरा देते। ठीक है, हमेशा गवर्नर जनरल या प्रांतों में गवर्नरों को अपने वीटो पावर का यूज करना पड़ता था उस बिल को पास करने के। ठीक है, तो स्वराज दल का गठन हो गया। स्वराज दल का जो उद्देश्य मैंने बता दिया कि स्वराज दल का मेन उद्देश्य ये था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करें, जिसको लेके 24-26 के बीच जो इलेक्शन हुए उसमें सेंट्रल प्रोविंसेस में जो आज का मध्य प्रदेश है, इसमें स्वराज पार्टी को बहुमत मिला, मेजोरिटी मिली। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, महाराष्ट्र में, पंजाब में तो खैर कुछ, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अच्छी खासी सीटें मिली। ठीक है, मद्रास हो गया, फिर और भी असम वगैरह हो गए, तो खास करके बिहार हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनको अच्छी खासी बड़ी पार्टी के रूप में इन प्रांतों में उभर के आए और भी जगह इनको मिला, जिसका रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने सरदार विट्ठल भाई पटेल को स्पेशल रूप से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पीकर बनाने में 25-26 में इन्होंने क्या किया, सफल रहे, क्योंकि मेजोरिटी थी इनकी। तो स्पीकर भी इन्हीं का रहा, सरदार विट्ठल भाई पटेल लंबे समय तक रहे स्पीकर। तो ये रहा आपका स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1925 में स्पेशल रूप से जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और जब स्वराज पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच जो इंडिपेंडेंट लीग थी उसके वैचारिक मतभेद हो गए, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये काउंसिलों से स्वराज पार्टी ने, और चूँकि कांग्रेस का दबाव पड़ने लगा स्वराज पार्टी पे कि आप लोग काउंसिलों में एंट्री को बंद कर दीजिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करिए, तो ये कहा कि कांग्रेस से क्या हुए, जो स्पेशल रूप से काउंसिल के चुनाव होते थे उससे अपने को ये धीरे धीरे अलग कर लिए। अब ऐसा लग रहा था कि जो भारतीय राजनीति है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो रफ्तार थी वह धीरे धीरे ब्रेक होती जा रही थी। लेकिन इसी समय एक चांस मिला भारतीयों को, जो 1927 में एक एक्ट बना जिसे साइमन कमीशन एक्ट कहा जाता है। साइमन कमीशन आगे हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन क्या था। ठीक है, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये था कि नेहरू रिपोर्ट क्या था, तो बार बार भारतीयों को यह चुनौती मिल रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 1925 से ही जो भारत सचिव था और जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा यह चुनौती दी जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस की जो स्वतंत्रता की पॉलिसी चल रही थी कि हमें स्वतंत्रता दी जाए या डोमिनियन स्टेट दिए जाए, तो अंग्रेज़ों का ये कहना था कि आप लोग कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान बना के दो, यानी ऐसे संविधान बना के दो जिसमें ये हो कि भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम वो तो एग्री रहे, सहमत रहे। इसको लेके इंडिया की पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया, स्पेशली कांग्रेस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद इंडिया की ऑल पॉलिटिकल पार्टी का फरवरी 1928 में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक उनकी मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में तय हुआ कि पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी को नेहरू कमेटी नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो नेहरू कमेटी की विशेषताओं को, चूँकि नेहरू कमेटी जो थी, एक तो पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और 9 मेंबर और थे, टोटल 10 मेंबर्स की कमेटी थी। नेहरू, मोतीलाल नेहरू और 9 मेंबर इसमें थे, जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद नेहरू कमेटी ने क्या किया, नेहरू कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को पास किया, और इस रिपोर्ट की जो धाराएं थी या जो विशेषताएं थी, जो कैरेक्टरिस्टिक थी, वो ये थी। पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद इसके पहले थोड़ा हम लोग आते हैं इसकी विशेषताएं पढ़ने से पहले भारत में मुस्लिम जो राजनीतिक अस्तित्व था उस पर चर्चा कर लेते हैं। पता ही जो स्पेशल रूप से 1857 की बात करें, 1857 तक अंग्रेज़ों जो 1857 की भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ,
इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध किया था। अब बाद में चल के जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया, तो फिर आगे चल के एक ब्रिटिश राइटर्स थे जिनका नाम था W हंटर, जिन्हें विलियम हंटर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी द इंडियन मुस्लिम्स या द इंडियन मुसलमान नाम से एक बुक लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत में ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के प्रति यही नीति रही तो एक दिन आने वाले समय में हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे और ब्रिटिश सरकार को भारत से क्या करना, अपना बुरिया बिस्तर बांध के वापस जाना पड़े। इसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, स्पेशली रूप से मुस्लिमों को अपने फेवर में करना स्टार्ट किया और उसके बाद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसको इन्होंने रंग देने का काम किया। 1887 में स्पेशली रूप से जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाए जाने लगे प्रोविंसेस में, ठीक है, कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो, तो कुछ ने कहा उर्दू, कुछ ने कहा हिंदी हो, तो खास करके नॉर्थ इंडिया में इसको लेके और ख़ास करके जब देखा आपने 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया, 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया, तो धीरे धीरे इसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाने लगा। तो खास करके सैयद अहमद खां जो थे, जो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर माने जाते हैं, ये धीरे धीरे इनका झुकाव कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ हो गया। ये स्पेशली रूप से अल्पसंख्यकों को लेके चिंता करने लगे और ख़ास करके इन्होंने क्या किया, 1887 से ही पाकिस्तान की फाउंडेशन रख ली थी, ठीक है। तो आगे चल के आपने देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट 1892 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही चाहती थी कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन यह हो नहीं सका प्रेशर के कारण। तो बाद में चल के 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मार्ले मिंटो एक्ट में क्या कर दिया गया, मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था कर दी गई, सीटों को रिजर्व कर दिया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुस्लिम कैंडिडेट ही होगा और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम जो वोटर्स होंगे वही उसे वोट करेंगे। इसकी जो सबसे बैड इफेक्ट था वह यही था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल का। बाद में चल के या स्पेशल रूप से इंडिया के पार्टीशन का कारण बना और कांग्रेस ने 1916 में जब कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ लखनऊ सेशन में, तो इसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने एक तो सेपरेट इलेक्टोरल की बात को अडॉप्ट कर लिया और दूसरी ये कहा कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया थे, यानी जहाँ पे जिस स्टेट में मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, उनको कहा गया कि कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जनसंख्या के हिसाब से, यानी जनसंख्या के अनुपात से ज़्यादा सीटों को रिजर्व कर दी, ठीक है, जो मुस्लिमों की डिमांड चल रही। फिर देखिए आप लोग मुस्लिमों का इंडियन नेशनल मूवमेंट में उतना धीरे धीरे अट्रैक्शन नहीं रहा, लेकिन 1919 से लेके 1922 तक 23 तक जो आपका तुर्की को लेके, तुर्की के खलीफा के पद को लेके जो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट चला, ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट का गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कुछ अपना उन्हें मोटिवेट करके अपना वो लिया, लेकिन जैसे तुर्की के खलीफा की जो डिस्प्यूट था वह सॉल्व हुआ तो मुसलमान सीधे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सेपरेट हो गए। बाद में चल के 1923 से लेके और 1926-25 के बीच का ये जो पीरियड रहा इंडिया में लार्ज स्केल पे, बंगाल, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार में मुस्लिम राइट्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, बहुत स्तर पे दंगे हुए। और 1920 से लेके और 1920 से लेके और 1934 के बीच का जो क्राइटेरिया है इंडिया में मुस्लिम पार्टीज के लिए, मुस्लिम राजनीति में, यहाँ पे बड़े पैमाने पे छोटी छोटी मुस्लिम पार्टियाँ थीं जो ये चाहते, जो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना चाहती थी, जो अपने को अपग्रेड करना चाहती थी, जिसमें बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी, ठीक है, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, एक सफ़ी गुट था, मुस्लिम लीग सफ़ी गुट की थी, मोहम्मद सफ़ी की, एक मुस्लिम लीग पार्टी थी जो जिन्ना की थी, ठीक है, एक जमायतुल इस्लाम करके पार्टी थी, एक जमायत अहरार करके पार्टी थी, पंजाब में ये सब पार्टियाँ थी। तो
इस समय जो 1920 से लेकर 1934 का पीरियड रहा, इसमें जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां थी आपस में ही एक दूसरे को प्रेस करने का वो थी, लेकिन 1924 के बाद धीरे धीरे क्या हुई, पाकिस्तान के मैटर को लेके, यानी कि मुस्लिम अलग सेपरेट कंट्री को लेके, यानी कि इस मुस्लिम प्रोविंसेस को लेके, कि यहाँ पे एक तो इनका ये था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे वहाँ पे भी इन्हें रिजर्वेशन चाहिए, और साथ ही साथ जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया थे वहाँ पे भी जनसंख्या के अनुपात से ज़्यादा इन्हें सीटें चाहिए थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो या स्टेट की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, या जो भी उस समय के आपके लोकल स्थानीय स्वशासन प्रक्रियाओं का डेवलपमेंट हो रहा था उसमें। ठीक है, तो अब ये रहा भारत में जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की कंडीशन थी और क्या इनका रवैया था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार का रवैया क्या था कि मुस्लिम को प्रेफरेंस देना कांग्रेस के अपोज में, उसके विरोध में, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा था, और वो आते आते 1947 आते आते ये सक्सेस रहा। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट की जो विशेषताएं थी उसमें पहली ये थी, नेहरू रिपोर्ट ने जब अपनी रिपोर्ट दी 1928 में, तो उसमें पहला ये था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, जो जिस डोमिनियन स्टेट की या उत्तरदायी सरकार की मांग पहले से चली आ रही थी। तो नेहरू रिपोर्ट ने यह भी कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रोवाइड किया जाए, जैसा कि दूसरे ब्रिटिश कॉलोनीज में दूसरे देशों को दिया गया है। दूसरा था कि भारत में जो द्विसंधात्मक प्रणाली है, या इसका उल्लेख 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी किया गया था, लेकिन इसमें गवर्नर जनरल को पीटो था, जो वास्तविक जो द्विसंधात्मक प्रणाली होती है उसको फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, इसमें नेहरू रिपोर्ट का एक कहना था, चूंकि ये संविधान बनाया था, संविधान एक का ब्लूप्रिंट मांग रहे थे, तो नेहरू रिपोर्ट ने अपना संविधान बना के कुछ आर्टिकल दिए थे। इसमें देखिए एक सीनेट हो एक, और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसमें एक में डायरेक्ट इलेक्ट होके जाए, एक में इनडायरेक्ट इलेक्ट होके जाए। तीसरा यह था कि भारत में संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए, स्थापित किया जाए, यानी कि यहाँ पे जो लेवल होगा सरकार का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, बाद में देखो आप लोग चल के 1994 के आसपास स्थानीय स्वशासन को भी संविधान में जगह दिया गया। तो खास करके जिसमें स्टेट को ऑटोनॉमी दिया जाएगा, स्टेट का अपना वो रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रहेगा। ठीक है, तो स्पेशल रूप से नेहरू कमेटी का ये कहना था कि भारत में संघीय प्रणाली स्थापित की जाए। फिर जो चौथा है पॉइंट कि जितने भी समस्त निर्वाचन का जो आधार हो, नेहरू रिपोर्ट का ये कहना था कि भारत में जो वोटिंग का बेस हो, जो निर्वाचन का आधार हो, वो क्या हो, क्षेत्रीय आधार पे हो, यानी कि क्षेत्रीय लेवल से, ग्राम सभा लेवल से जो वोटर हो वो क्या करे, वोट करने का काम करे, और वहाँ से हर क्षेत्रों से लोग चुन के आए, चाहे वह स्टेट की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ठीक है, जिसे राज्य की विधानसभा कहते हैं, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो पार्लियामेंट जाके आगे बनी उसमें। फिर देखिए पांचवा है, नेहरू कमेटी का ये कहना था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, और जिसे 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। 1909 में सिखों को भी दिया गया, कुछ जमींदारों को भी दिया गया, कुछ यूरोपियंस को भी दिया गया, यानी इसको इंक्रीज करें, कम से कम 10 माइनॉरिटीज़ को क्या दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करने की बात कही गई थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, जिसको 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 14 कर दिया गया था, 14 या 18 कर दिया गया था। ओके, तो ये रहा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, फिर जो छठा रहा, नेहरू कमेटी का आगे ये कहना था कि जो वयस्क मताधिकार है, तो वयस्क मताधिकार यानी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसको एक तो ब्रिटिश सरकार प्रोवाइड करे, एक एज क्राइटेरिया फिक्स कर दे, चाहे वह एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, पुअर्स हो, रिच हो, कोई क्राइटेरिया न रहे कि जिनकी एनुअल इनकम इतनी हो या जो एनुअल टैक्स पेयर इतने हो, उन्हीं को वोटिंग पावर दिया जाए। पहला कि जैसे मैं आप 1909 और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़िएगा, उसमें इस बारे में चर्चा की गई। ठीक है, तो और साथ ही साथ ये भी कहा कि एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, वैश्विक मताधिकार हो, और साथ ही साथ महिला मताधिकार की भी वकालत की गई थी कि महिलाओं को भी वोटिंग पावर दिया जाए। ठीक है, सातवां देखिए, किसी भी बहुसंख्यक वर्ग को स्थान आरक्षित नहीं किए जाएंगे,
नेहरू कमेटी का ये कहना था कि जो मेजॉरिटी एरिया है, मेजॉरिटी पीपल्स एरिया है, अगर पंजाब और बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है तो यहाँ पे मुस्लिमों के लिए सीटें रिजर्व नहीं रखी जाएंगी। ठीक है, वही देखिए। और ये भी कहा कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होगा। अगर यूपी और बिहार या मध्य प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, तो उनकी जितनी जनसंख्या है उतने अनुपात में क्या किया जाएगा, इनको सीटें रिजर्व की जाएंगी। मुस्लिम लीग क्या थी, इन दोनों के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वहाँ पे भी क्या रहे, मुस्लिमों के लिए सीटें रिजर्व की जाए, वो भी 80% की मांग कर रही थी। और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक मुस्लिम यानी कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया है वहाँ पे भी क्या हो, मुस्लिमों के लिए जनसंख्या के अनुपात से ज़्यादा सीटों को रिजर्व की जाए। तो यहीं पे जाके आगे चल के क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट फेल हो गई, क्योंकि जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां थी इन दो बातों को इन्होंने खंडन किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मौका मिला, चांस मिला और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ठीक है, अब देखिए पंजाब और बंगाल को छोड़कर अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किए जाए, अभी बात मैं कह रहा था। तथा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में हिंदुओं के लिए भी क्या हो, सीटें रिजर्व। नेहरू रिपोर्ट का ये कहना था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी के लिए सीटें रिजर्व, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे लेकिन मुसलमानों का ये कहना था, जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियाँ थी इनका ये कहना था कि नहीं, जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया है या जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे मुस्लिमों के लिए क्या हो, जनसंख्या से ज़्यादा सीटों को रिजर्व किया। इसी बात को लेकर नेहरू रिपोर्ट असफल हुई। मुस्लिम लीग और मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को चांस मिला और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तो ये रहा नेहरू रिपोर्ट। अब अगला जो है, अगला आपका साइमन कमीशन टॉपिक है। साइमन कमीशन देखिए, जब 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था तो पारित करने से पहले एक बात कही गई थी कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधानों पे चर्चा के लिए 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा। और यह कमीशन का जो काम होगा यह होगा कि भारत में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत संवैधानिक संस्थाओं का विकास कहाँ तक हुआ। ठीक है, तो उस पर अपनी एक रिपोर्ट देनी थी साइमन कमीशन को। चूँकि साइमन कमीशन 1929 में आने वाला था, लेकिन जब 1919 में का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि जो 1929 में इंग्लैंड में जनरल इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन में लेबर पार्टी की सरकार आएगी जो कंजर्वेटिव की अपोज थी। तो लग रहा था कि जो लेबर पार्टी थी वह भारतीयों को रिलीफ देने के फेवर में ज़्यादा थी। इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने क्या कहा, 1927 में ही साइमन उस कमीशन का गठन कर दिया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो सर साइमन के साथ साथ इसमें 6 मेंबर्स और थे। साइमन कमीशन टोटल इसमें 7 मेंबर्स थे अध्यक्ष को लेके। और भारत में इसका विरोध बड़े पैमाने पे किया गया, जिसका सबसे मुख्य कारण ये था कि साइमन कमीशन के 7 मेंबर्स में से कोई भी भारतीय किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। सबसे बड़े विरोध का कारण यही रहा। फरवरी 1927 के आसपास इंग्लैंड में इसका गठन किया गया और हमें लगता है कि मार्च आते आते 1928 के आसपास साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। बम्बई में इसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, स्ट्राइक कर दिए गए, दुकानें बंद की गई, वहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रिंस आए थे उनका भी अपोज किया गया था इस टाइम। ठीक है, विरोध किया गया। साइमन कमीशन भारत में जहाँ जहाँ गया, चाहे बंगाल में गया, चाहे पंजाब में गया, जहाँ पे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, जिसमें वहाँ के गवर्नर के द्वारा लाठीचार्ज के आदेश के द्वारा लाजपत राय की 25 दिनों के बाद मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद भगत सिंह और सुखदेव और दूसरे लोगों ने क्या किया, सैंडर्स की हत्या करके और लाला लाजपत राय के जो लाठीचार्ज या उनकी हत्या का बदला लिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में साइमन आया,
साइमन कमीशन। लखनऊ में इसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ। खलीक कुजमा ने क्या किया, गुब्बारों पे साइमन गो बैक लिख के और उसको हवा में उड़ाने का काम किया, काले गुब्बारे हवा में उड़ाए गए। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम याद नहीं आ रहा है उनका, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ नेहरू के ऊपर, जिसको उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत जी थे, तो उसी में उनका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया। नेहरू के पैरों में भी चोट आई, उनके भी पैर फ्रैक्चर हो गए। बाद में चल के गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री बने, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो ये साइमन कमीशन रहा, विरोध हुआ। फिर उसके बाद साइमन कमीशन को सिर्फ मुस्लिम लीग ने सपोर्ट करने का काम किया, कुछ मुस्लिम और भी कुछ मुस्लिम पार्टियों ने सपोर्ट किया, स्पेशली पंजाब की मुस्लिम पार्टियों ने। और आगे चल के इसके 2 सालों के बाद 7 जून यानी जून 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई। और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी वो देखिए आपका यहाँ पे नीचे दिया है। तो साइमन कमीशन का ये कहना था, पहला ये था कि भारतीय संविधान संघीय हो। साइमन कमीशन ये कहना था कि जो भारतीय संविधान बनेगा उसका स्वरूप क्या होगा, संघीय ढांचा होगा, ठीक है, जिसकी बात आपका नेहरू कमीशन ने भी कहा था, नेहरू रिपोर्ट में भी कही गई थी। दूसरा साइमन कमीशन का ये कहना था कि केंद्र में उत्तरदायित्व भारतीयों को न दिया जाए, ठीक है। साइमन कमीशन ये कह रहा था कि केंद्र सरकार में यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे सरकार चलाने की जिम्मेदारी भारतीयों को न दी जाए। तीसरा यह था कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर रहा था, यानी साइमन कमीशन ये कह रहा था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जाए। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत डायरकी सिस्टम, प्रोविंसेस में द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसको साइमन कमीशन के तर्ज पे आगे चल के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखे आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया, जिसको लेके 1937 में जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस को 6 प्रोविंसेस में फुल मेजॉरिटी मिली, 2 में कोलिशन गवर्नमेंट बनी और कुछ बंगाल पंजाब में कुछ अदर मुस्लिम पार्टियों की गवर्नमेंट बनी। और ये कांग्रेस की जो सरकारें थी एटलीस्ट आपका 1939 28 माह तक चली थी, यानी 2 साल से ऊपर तक चली थी। तो ऑटोनॉमी पावर की बात करता है। साथ ही साथ साइमन कमीशन का ये कहना था ऑटोनॉमी पावर के साथ साथ गवर्नरों को पूर्ण अधिकार दिए जाए, कंप्लीट राइट दिए जाए, जिसका गवर्नर क्या करते थे, मिसयूज करते थे अपने वीटो का यूज करके, और जो प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उसके डिसीजन को साइड कर देते थे, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ 1937 से 1939 के बीच। नेक्स्ट जो पॉइंट था साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये था कि भारतीय विषयों पर विचार के लिए या डिस्कशन के लिए एक काउंसिल का गठन किया जाए, और इस काउंसिल में जो इंडियन प्रिंसली स्टेट हैं जिन्हें भारतीय राज्य कहा जाता है उनके प्रतिनिधि हों, साथ ही साथ अंग्रेजी भारत जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इस काउंसिल में हो, और ये दोनों मिलके और ब्रिटिश सरकार मिलके भारतीय विषयों पे चर्चा हो। फिर आगे साइमन कमीशन का ये कहना था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, क्योंकि बर्मा को लेके 1824 में फर्स्ट अटैक हुआ था, 1884-86 तक चला था सेकेंड बर्मा, फिर 1924 में हुए थे। तो बाद में चल के 1924 के बाद बर्मा को कम्प्लीटली कैप्चर्ड कर लिया गया। तो इसमें साइमन कमीशन ने कहा कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। जैसा आप देखेंगे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया उसी समय, ठीक है। फिर साइमन कमीशन ने कहा कि जो सिंध का एरिया है और जो उड़ीसा है इसको भी अलग ब्रिटिश प्रोविंसेस बनाया जाए, यानी इसको भी अलग से प्रांत बना दिया जाए। फिर नेक्स्ट साइमन कमीशन का यह कहना था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। आप देखोगे कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के संसद उसमें 1909 में भी हुआ था, 1919 में भी हुआ था और 1935 में भी,
ठीक है। साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है, जो भी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट्स या जो भी और भी प्रमोट हुए, उनमें से ये कहना था कि चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, तो उसमें ये कहना था कि जो हाई कोर्ट है इनको भारत सरकार के अधीन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन लाने का काम किया जाए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो इंडिया सेक्रेटरी है, भारत सचिव, जिसका 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जिसके राइट्स में कटौती की गई थी, जिसके अधिकारों में कमी की गई थी, तो साइमन कमीशन में भी कहा गया कि भारत सचिव के काउंसिल के सदस्यों की संख्या को कम किया जाए और साथ ही साथ उनके अधिकारों में भी कटौती या कमी की जाए, ठीक है। तो देखिए, ये रहा भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम में हमने स्वराज दल का गठन किया। स्वराज दल का गठन इसलिए स्वराज दल पे चर्चा हुआ क्योंकि स्वराज दल ने क्या किया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंच के ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों को प्रभावित करने का काम किया। इसके पहले काम मॉडरेट्स करते थे। मॉडरेट्स बाद में स्वराज पार्टी ने बहुत से मॉडरेट्स लीडर्स को डिफीट करने का भी काम किया, जो काउंसिलों में अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते थे, ठीक है, सिर्फ पिटिशन देते थे, जबकि इनकी पॉलिसी थोड़ा अग्रेसिव पॉलिसी थी यानी आक्रामक पॉलिसी थी। तो स्वराज दल का मैंने एक्सप्लेन किया। नेहरू रिपोर्ट ये भी इम्पोर्टेंट रही भारत के संवैधानिक संस्थाओं के विकास में, जिसने क्या किया था, बहुत पहले ही भारतीय संविधान का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख दिया था। जब ब्रिटिश सरकार, जब गवर्नर जनरल ने देखा तो काफ़ी उसको हड़बड़ाहट महसूस होने लगी, अरे ये तो इतना अच्छा संविधान बना के रख दी। लेकिन तभी मुस्लिम लीग ने जब इस मैटर्स को लेके मैंने 2 पॉइंट बताए जिसपे मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को बायकॉट किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चांस मिला और नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को ही आगे बढ़ाने का, तो हमने नेहरू रिपोर्ट की आर्टिकल्स को पढ़ा, साइमन कमीशन के आर्टिकल या विशेषताओं या नेहरू रिपोर्ट की विशेषताओं को जाना हमने। अब इसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद स्पेशली रूप से एक तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, थोड़ा बहुत उस पर चर्चा की जाएगी। फिर आपका 1932 में एक कम्युनल अवार्ड आया था, उस पर भी चर्चा होगी। और फिर आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में हुए थे, 1930 नवंबर में, सितंबर में हुए थे, 1931 में भी उसी टाइम हुए थे और 1932 में भी हुए थे, ठीक है। यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे लगातार 3 साल, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद तब तो अगले वीडियो में तो इधर ही रहा जाएगा, उसके अगला जो वीडियो बनेगा उस पर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे चर्चा की जाएगी। उस पर वीडियो लंबा हो क्योंकि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जो 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से 200 के आसपास हूबहू आर्टिकल को, जो 395 आर्टिकल है, उसमें अडॉप्ट कर लिया गया, जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही लिखा गया था, ठीक है। उसके आर्टिकल को अडॉप्ट किया गया। जैसा कि आप देखोगे आरबीआई को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही इस्टेब्लिश किया गया, जो आज चल रही है संस्था, ठीक है। तो ये, और फिर इसमें हम लोगों ने क्या कहा, जो भारत में मुस्लिम राजनीति की दिशा थी उसको भी पढ़ने का काम किया। उससे मैंने नेहरू रिपोर्ट से लिंक किया, साइमन कमीशन से लिंक किया, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग नए सिरे से फिर भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम का जो सीरीज है वह आगे चलता रहेगा। अपने कमेंट्स लिखिए, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।